हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी क्लासेस। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं 11th का। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत लोगों को डर लगता है कि यार ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है, कैसा है, कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। हालांकि 11th का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th में अगर आप केमिस्ट्री अगर 12th का आपको सीखना है तो 11th के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको एकदम परफेक्टली आने चाहिए। जैसे कि 11th का केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जीओसी हो गया। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 11th में नहीं आती है तो आप वो 12th में नहीं कर सकते। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये सब 11th में पढ़ाए जाते हैं और ये सब आने चाहिए। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे साथ पढ़ते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा। काफ़ी इजी चैप्टर है, टॉपिक तो इजी होते हैं, बस दिक्कत क्या होना है कि आपको इसको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आज आप स्टार्ट कर लिए हैं तो डेली का डेली आपको लेक्चर देखना है, परफेक्ट नोट्स बनाना है। अगर नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नोट्स बनाना है और वीकेंड में क्या करना है, इसको रिवीजन करना है। आप जैसे मंडे टू सैटरडे आपने देखा लेक्चर, नोट्स बनाया, और आपको संडे टू संडे क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो आप पढ़ते चले जाएंगे, भूलता चला जाएगा। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। करना क्या है, लेक्चर अच्छे से देखना है और फिर इसका परफेक्ट नोट्स बनाना है। ठीक है। परफेक्ट नोट्स बनाकर संडे टू संडे इसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इजी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, मैं खुद बनाया हूँ, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बताऊंगा उनको। आपको इजी हो जाएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हम लोग एक रिएक्शन को देखते हैं। जैसे H2 + O2 क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, पानी बन रहा है। ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबको पता होगा कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। जो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो केमिकल कम्बिनेशन में या फिर केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रिएक्टेंट। ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ बनता है, और जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हूँ, केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। उसे तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर कुछ झोल झाल होगा, कंबाइन करेंगे, फिर क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ देर के लिए मैं इसे क्या बोल दूंगा, इसे मैं बोलूंगा कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है। समझ में आ रहा, ये रिएक्शन तो है लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए क्या बोलूंगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी रिएक्टेंट को देखो, रिएक्टेंट अकेला तो किसी से कंबाइन करेगा नहीं, मिनिमम टू मिनिमम दो रिएक्टेंट तो होने चाहिए, कम से कम दो लोग तो होने चाहिए ना, तभी ना आपस में कंबाइन करेगा। ठीक है। अब इन्हीं बेस पर क्या होता है, रिएक्टेंट दो टाइप के होते हैं, मतलब रिएक्टेंट के दो पार्ट होते हैं। मतलब अगर मैं बेसिकली मानूं कि दो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उनको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला होता है सबस्ट्रेट, दूसरा होता है रिएजेंट। क्या होता है, पहला सबस्ट्रेट, दूसरा रिएजेंट। ये क्या है, ये रिएक्टेंट की दो अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, अभी पता चल जाएगा हमको। ठीक है। तो अभी तक क्या जानना है, सिर्फ कि दो सब्सटेंस या फिर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, जो कंबाइन करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और उसके बाद कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में लोचा होता है, फिर क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब रिएक्टेंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कौन कौन सा, पहला सबस्ट्रेट और दूसरा रिएजेंट। अब ये क्या है, देखते हैं आगे। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन विच रिएजेंट अटैक इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। अभी नहीं समझ आएगा, अभी फिलहाल डिफिनेशन को देखो, अभी जब मैं एग्जांपल से बताऊंगा ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सबस्ट्रेट क्या होगा, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा ऑन विच रिएजेंट अटैक। सबस्ट्रेट क्या है, कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर क्या करता है, रिएजेंट अटैक करता है। ठीक है। क्या करता है, रिएजेंट अटैक करता है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो रिएजेंट है वो शायद कुछ अटैकिंग स्पीसीज होगा, क्योंकि अभी मैंने सबस्ट्रेट का डिफिनेशन पढ़ा तो सबस्ट्रेट क्या बोल रहा है, सबस्ट्रेट वो सबस्ट्रेट का डिफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन विच रिएजेंट अटैक, मतलब रिएजेंट अटैक जिस पर करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है ना। रिएजेंट जिस पर अटैक करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। और रिएजेंट क्या होगा, जो अटैक कर रहा है वही तो रिएजेंट होगा। ठीक है ना। जो अटैक कर रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिएजेंट हो जाएगा। तो
द अटैकिंग स्पीसीज आर कॉल्ड रीजेंट। मतलब जो स्पीसीज अटैक कर रहा है, जो स्पीसीज अटैक कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रीजेंट बोलेंगे। और सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसके ऊपर रीजेंट अटैक करता है वो होता है सबस्ट्रेट। और रीजेंट क्या होता है, जो स्पीसीज सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, अभी काफी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखा हूँ, ठीक है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन एक लिखा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, ये कोई एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज यहाँ पर है, एक स्पीसीज यहाँ पर है, एरे के ऊपर लिखा हुआ है एक स्पीसीज। ठीक है, तो होता क्या है, ये होगा सबस्ट्रेट और ये होगा रिएजेंट। क्यों, ये NaBH4 जो है ना वो क्या करेगा, इस स्पीसीज के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्योंकि अटैक कौन कर रहा है, NaBH4 अटैक कर रहा है, तो NaBH4 क्या हो जाएगा, NaBH4 हमारा रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिएजेंट क्या होता है, अभी मैंने बोला कि जो स्पीसीज अटैक करता है उसे हम लोग बोलते हैं रिएजेंट, और जिसके ऊपर अटैक कर रहा है वो क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट। क्योंकि NaBH4 अटैक कर रहा है तो ये क्या बन गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा रिएजेंट। और किसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सबस्ट्रेट। ठीक है ना। अब ये रिएक्शन कहाँ से आया, ये कैसे बना, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है। अभी मैं सिर्फ रिएजेंट और सबस्ट्रेट समझा रहा था। ठीक है, अच्छा बताओ, जब ये रिएजेंट अटैक किया है, ये रिएजेंट जो है जब इस पर अटैक किया है, अटैक क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या फिर तोड़ने के लिए अटैक क्यों करेगा, ये इसका, ये जो NaBH4 ये इस पर अटैक क्यों करेगा, ताकि इस बॉन्ड को तोड़ सके। ठीक है, तो जब कोई भी रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, क्या होगा, जब रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा ना। क्योंकि आखिर भाई हम लोग अटैक क्यों करेंगे, ये इसके ऊपर अटैक क्यों करेगा, क्योंकि पैसा लेने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो जब रिएजेंट अटैक करेगा तब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो जब रिएजेंट अटैक करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड फिजन। फ्यूजन नहीं, फिजन। फिजन और फ्यूजन अलग अलग होता है। ठीक है, फ्यूजन मतलब मिलना होता है, फिजन मतलब तोड़ना होता है। ठीक है, तो जब रिएजेंट अटैक करेगा तब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड फिजन। आ रहा समझ में। तो जब रिएजेंट किसी स्पीसीज पे अटैक करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा ना। अभी बताओ, ये जो बॉन्ड बना हुआ है क्या ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन है तभी तो बॉन्ड बना हुआ है। अब जब रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा रहेगा, इलेक्ट्रॉन हो गए फ्री। अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन, अरे बगल वाले तो लेंगे, या तो ये लेगा या तो ये लेगा या तो दोनों लेंगे। अब कौन लेगा, कैसे डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है ना, ये किससे डिफाइन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना लेगा, कौन ज़्यादा लेगा, कौन कम लेगा। ठीक है, अभी बताता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इसको याद करने का ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स पड़े हुए हैं, मैं खुद बनाया हूँ ट्रिक, काफ़ी आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। तो पहले देखते हैं, बॉन्ड फिजन होगा तो दो तरीके से होगा। पहला होमोलिटिक, जिसे हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं, या फिर होमोलेसिस बोलते हैं। एक बात याद रखना, केमिस्ट्री में ना कहीं भी अगर लेसिस आ गया, LYSIS लेसिस, तो लेसिस मतलब होता है टू ब्रेक। लेसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। ठीक है, होमोलेसिस, हेटेरोलिसिस क्या होता है, अभी पहले मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा दे रहा हूँ, फिर होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बहुत ही आराम से समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। होता क्या है, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा रहेगा वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, हम लोग उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा कैसे पता करेंगे, जैसे यहाँ पर है, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेप्ट करेगा कि ये एक्सेप्ट करेगा, कैसे पता चलेगा, ये डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अब कैसे पता चलेगा हमको कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है, अरे मैं किस लिए हूँ बता रहा हूँ ना, ट्रिक्स बहुत सारे हैं अपने पास, ट्रिक्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, टेंशन ना लो। तो चलो ट्रिक क्या है ये, पहले तो मैं ये बता दूंगा कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, उसको याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। दूसरा क्या बता दूंगा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है लेकिन कितना है, मतलब एक्चुअल वैल्यू भी याद करने का मैं तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। उसके लिए क्या याद करना है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। आप किसी अपने दोस्त का नाम याद कर लीजिए जिसका यस से शुरू होता, यस से करके, मतलब जैसे मेरा एक दोस्त था
उसका नाम यस से स्टार्ट था और टाइटल उसका सी से स्टार्ट था, तो मैं वैसे याद कर लिया था, जैसे शुभम चौरसिया या फिर शुभम चौबे, कुछ इस टाइप का। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप ये बस याद रख लो कि फ़ोन कॉल पर एससी है। क्या है? फ़ोन कॉल पर एससी है। एससी मतलब शुभम चौरसिया, कुछ भी, अपने दोस्त का नाम कोई तो होगा ही, तो ये याद कर लेना है कि फ़ोन कॉल पर एससी है। अब इससे क्या होगा? अरे भाई इससे ही तो सब होगा। अगर ये याद हो गया कि फ़ोन कॉल पर एससी है, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो जाएगा कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना ज़्यादा है। ऐसे कैसे? अरे देखते हैं ना। अभी मैं बताया कि फ़ोन कॉल पर एससी है, तो इसका मतलब तो कुछ होगा ही। देखते हैं मतलब क्या है इसका। तो फ़ोन कॉल पर एससी है, इसका मतलब क्या हुआ? फ़ोन कॉल, FON, क्या हो गया? फ़ोन कॉल। ठीक है, फ़ोन कॉल पर एससी है। इस सब का जो मैं स्टेटमेंट लिखा हूँ, फ़ोन कॉल पर एससी है, हर एक का मतलब है। ठीक है ना। फ़ोन मतलब FON, फ़ोन कॉल पर एससी है। F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो फ़ोन कॉल पर एससी है, कैसे याद करेंगे? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? फ्लोरीन का, तब ऑक्सीजन का, तब नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन क्लोरीन का बराबर ही होता है। ठीक है, तब सल्फर का, तब कार्बन का, तब हाइड्रोजन का। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन आएंगे, फिर बहुत ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो बस ये स्टेटमेंट याद कर लो कि फ़ोन कॉल पर एससी है। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, उसके दोस्त का नाम है शुभम चौरसिया, शुभम चौबे, कुछ भी, तो मैं बोलूँगा कि हाँ फ़ोन कॉल पर एससी है। ठीक है, तो फ़ोन कॉल पर एससी है, तो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे याद हो गया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। फ़ोन कॉल पर एससी है, खत्म। ठीक है, ये तुमको ऑर्डर याद हो गया किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन आगे क्या होगा, हमको काम पड़ेगा ना कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, वहाँ से मुझे डेल्टा EN की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये भी मैं, इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है। चलो अगला ट्रिक देखते हैं। तो अगले ट्रिक के लिए तैयार हो सब लोग ना? चलो, तो क्या करेंगे हम लोग, उल्टा लिखेंगे। लिखने आता है ना, एलिमेंट का नाम तो पता ही होगा, F फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, और यहाँ पर लिख लिया हाइड्रोजन। ठीक है, मैं क्या किया हूँ, एक पीरियड में चल रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आता है ना, और नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी याद होगा, हेलोजन फैमिली का। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, नेपाल के नीचे पाकिस्तान, मतलब नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। अब तुमको पूरे 11th और 12th में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इतनी की वैल्यू याद कर लो। कैसे स्टार्ट करना है, याद कैसे करना है, ये लिखना समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, पीरियड में चला गया, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फिर ये हाइड्रोजन ग्रुप पूरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और नेपाल के नीचे पाकिस्तान, मतलब फास्फोरस। अब कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्ट करना है फ्लोरीन से। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम याद कर लो कि होता है 4। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 4। अब क्या करना है, जैसे जैसे मैं लेफ्ट मूव करूंगा, जैसे जैसे मैं लेफ्ट मूव करूंगा, 0.5 कम करता चला जाऊंगा। ठीक है, इसी कितनी होती है? 4। इसका कितना, 0.5 कम करेंगे कितना आएगा? 3.5। फिर कम करो 0.5, कितना आएगा? 3। फिर कम करो 2.5, फिर कम करेंगे कितना आएगा? 2 आता है, मतलब 2.5 से 0.5 कम करोगे 2 आएगा ना, लेकिन इसके लिए याद कर लो कि 2.1 होता है। ठीक है, सारी वैल्यू याद हो गई? ठीक है, अब क्या करें? अरे ये मैं नीचे क्या लिखा हूँ, कुछ काम का तो होगा। आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। पहला कसाई, कसाई जानते हो ना, अरे वो जो काटते उठते हैं सब, पता नहीं, मुझे भी इतना नहीं पता। तो कसाई, कसाई मतलब CSI, कसाई क्या होता है? CSI, कसाई मतलब कार्बन, सल्फर, आयोडीन। कसाई का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो क्या होगा? सेम होगा, मतलब जो कार्बन का होगा वही सल्फर का होगा, वही आयोडीन का होगा। जो कार्बन का होगा कितना है? 2.5, वही सल्फर का होगा 2.5, वही आयोडीन का होगा 2.5। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हूँ? NaCl। मैं बताया था कि NaCl का बराबर होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद कर रख लो कि हम लोग मान लो एग्जाम में चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम में क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं। अगर हम लोग एग्जाम में एक दूसरे का नकल करेंगे तो सामने वाला जितना मार्क्स पाएगा उतना मार्क्स मैं भी तो पाऊंगा। तो ऐसे याद कर सकते हो, नकल, नकल मतलब दोनों का बराबर रहेगा, मतलब जितना नाइट्रोजन का है उतना क्लोरीन का है। नाइट्रोजन का कितना था? नाइट्रोजन का है 3, तो क्लोरीन का कितना होगा? क्लोरीन का भी 3 होगा। ठीक है, और लास्ट वाला HP, हेंस प्रूव्ड, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसे भी याद कर सकते हो। 3 स्टेटमेंट याद रखना है तुमको, 3 वर्ड याद रखना है, कसाई, नकल, HP। इन तीनों का क्या होता है? इन तीनों का सेम होता है। कसाई, नकल और HP का क्या होगा? तीनों का सेम होगा। कार्बन, सल्फर, आयोडीन सेम, नाइट्रोजन, क्लोरीन सेम, हाइड्रोजन, फास्फोरस सेम। अगर हाइड्रोजन 2.1 है तो फास्फोरस का कितना होगा? फास्फोरस का भी 2.1 ही होगा। यहाँ मैं लिखना भूल गया, 2.1 ही होगा।
ठीक है, अब सब हो गया। अब ब्रोमीन का कैसे याद रखें? अरे भाई जोड़ लो ना इसको, ये 2.5 है, ये 3 है, हालांकि 5.5 होता है लेकिन मैक्स टू मैक्स 4 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पॉइंट लगाकर जोड़ लेंगे। 2.5 है, 3 पॉइंट की तरफ वाला जोड़ लो तो 2.8 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा ट्रिक्स है ना। ठीक है, कमेंट करके बताना ट्रिक कैसा लगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म करते हैं। आया समझो ना, क्या याद करना है? अगर सिर्फ, हालांकि यहाँ पे इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका जरूरत काफ़ी आगे पड़ेगा आपको। ठीक है, जब लोग डेल्टा ई एन की यूनिट निकालेंगे। अभी के लिए क्या याद रखना है कि फ़ोन कॉल पर एस सी है। क्या याद रखना है? फ़ोन कॉल पर एस सी है। कोई दोस्त है मेरा जिसका नाम एस सी है, फ़ोन कॉल पर एस सी है, यहाँ से हमको याद करना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रिक समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब मैं ये बताया क्यों, बताने का पर्पस क्या था? बताने का पर्पस ये था बॉन्ड फिजन, बॉन्ड को हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब रीजन अटैक करेगा तो बॉन्ड टूटेगा ही, तो बॉन्ड टूटेगा, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास? इलेक्ट्रॉन तो भाई उसके पास जाएगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? अभी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ आया हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, कौन तेजी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है, तो ये बताओ, ये मैं कार्बन मान लिया क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली उसमें अधिकतर टाइम में कार्बन ही रहेगा। ठीक है ना, ये कार्बन मेरा हो गया। कार्बन के साथ कोई एक अदर एलिमेंट में मान लिया एक्स है, कोई अदर एटम जुटा हुआ है एक्स है, बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स ज़्यादा है, कैसे पता करेंगे? मैं बता दिया हूँ। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है ये मैं याद करने का तरीका बता दिया हूँ। फोन कॉल पर एस सी है। ठीक, तो अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स वाले का ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स वाले का ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोनों प्रेजेंट हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो क्या एक्स वाला ले लेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके ज़्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कार्बन से ज़्यादा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है ना। ठीक है, तो ये जो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये पता है अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया? पार्शियल निगेटिव आ गया। अगर इसके ऊपर निगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, जो कि पार्शियल पॉजिटिव आ गया। समझ में आया? ठीक है, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ज़्यादा है, मतलब इन दोनों के केस में अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? कार्बन एक्सेप्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? कार्बन की ज़्यादा होगी। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल निगेटिव, और उस वाले टाइम के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन तीसरा केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मान लो कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो गया, होता है ना, नाइट्रोजन प्रोटीन का तो होता है। अगर मान लो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ये रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रखेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये रख लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये रख लिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रेडिकल। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिकल। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो रेडिकल है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे चार्ज बना है, यहाँ पे भी आयंस बने हैं, यहाँ पर भी आयंस बने हैं। तो देखो, जब बॉन्ड फिजन होगा, अगर बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, मतलब अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग रहेगी तो क्या बनेगा? तब मेरे पास आयंस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहे, कार्बन और इसका, अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम रहे, तो वहाँ पे चार्ज डेवलप नहीं करेंगे। चार्ज मत बनाना, ऐसा मत करना कि एक को पॉजिटिव दे दो एक को नेगेटिव दे दो, बिल्कुल नहीं। तो क्या आएगा? रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको। समझ में आ रहा है? तो अभी हमने देखा, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन के ऊपर क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो आपको 2 टर्म याद रखना है। अगर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। अगर कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बो एनायन। ठीक है, अब आपको याद ये रखना है कि अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा तो कार्बोकैटायन या तो कार्बो एनायन जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं रहेगा तो क्या जनरेट होगा? तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा। जैसे अगर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कुछ और है, इसमें कुछ और है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है तो या तो कार्बोकैटायन जनरेट होगा या तो कार्बो एनायन जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो क्या जनरेट होगा? तब फ्री रेडिकल जनरेट होगा। और ये सब कैसे हमको पता चलेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है ना, ये सब तो हो गया। अब याद क्या रखना है? जितना मैं बकवास किया हूँ पीछे, इसके पीछे रीजन क्या है? याद क्या रखना भाई, बस ये बता दो। तो याद आप लोग को बस ये रखना है, अगर
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर बॉन्ड को तोड़ रहे हो, देखो केमिस्ट्री कुछ नहीं है, बस तोड़ना जोड़ना है। अगर तोड़ना और जोड़ना सीख लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कोई सी भी केमिस्ट्री होगा ना, आप लोग को आराम से आ जाएगा। फिजिकल की गारंटी नहीं लेता, फिजिकल में तो फॉर्मूला लगेगा भाई, उसके लिए तो नहीं लेता। लेकिन अगर आपको जोड़ना और तोड़ना आ गया ना, तोड़ना है कैसे है, जोड़ना कैसे, तो केमिस्ट्री तो आ गई। ठीक है, तो भाई याद क्या रखना है, याद तो ये रखना है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज़्यादा होगा साइड वाले टर्म से, कब की बात कर रहा हूँ, अगर बॉन्ड फिजन हो रहा है, बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, तब अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा साइड वाले टर्म से, तो क्या बना देंगे, तब बना देंगे हम लोग कार्बो अनायन। कार्बन अनायन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम का ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे, अगर साइड वाले एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, तब बना देंगे कार्बोकैटायन। ठीक है, मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तीसरा, अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर आएगा तो क्या करेंगे, तो भाई फ्री रेडिकल बना देंगे। क्या करना है, अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो गया तो बनाएंगे फ्री रेडिकल। समझ में आ गया, याद रखना इसको। अब देखो आगे, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जब प्रोडक्ट बनने वाला रहेगा उससे जस्ट पहले, मतलब जब रिएजेंट मेरा सब्सट्रैक्ट पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट जैसे ही बनने वाला होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि रिएजेंट सब्सट्रैक्ट पर अटैक करे और तुरंत प्रोडक्ट बन जाए, तुरंत तो नहीं बनेगा ना, बीच में कुछ टाइम के लिए कार्बोकैटायन या फिर कार्बो अनायन या फिर फ्री रेडिकल बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तभी तो बॉन्ड तोड़ा जाता है, हम लोग बॉन्ड तोड़ना क्यों सिखाया, ताकि कार्बोकैटायन बने या फिर कार्बो अनायन बने, फ्री रेडिकल बने। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो जब प्रोडक्ट बनने वाला होता है उससे जस्ट पहले क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है ना, और ये काफ़ी कम टाइम के लिए बनता है, ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे के लिए बन रहेगा तब तो प्रोडक्ट बन गया भाई, ऐसा नहीं। रीजन अटैक करेगा, हाँ, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए, या फिर बहुत ही कम टाइम के लिए इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं जो हमको पढ़ना है, फिर रेडिकल पढ़ना है, कार्बोकैटायन पढ़ना है, कार्बो अनायन पढ़ना है, कार्बीन पढ़ना है, बेंजाइन पढ़ना है और नाइट्रीन पढ़ना है। ठीक है, ये सब पढ़ा जाएगा, तो काफ़ी मजा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, अब अगली वीडियो मिलते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।